द्विबंध या त्रिबंध अथवा दोनों, तो उसे हम कहेंगे पॉली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पॉली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, लेकिन उनमें पूरी श्रृंखला में यदि एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध या दोनों उपस्थित हैं तो उसे हम पॉली असंतृप्त कहेंगे। पॉली असंतृप्त के अंतर्गत पहला तो आता है पॉली एल्कीन। क्या होगा मतलब एक से अधिक द्विबंध, एक से अधिक अगर पूरी श्रृंखला में एक से अधिक द्विबंध उपस्थित है तो उसे हम पॉली एल्कीन कहेंगे। दूसरा होता है पॉली आइन। श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध, एक से अधिक त्रिबंध उपस्थित है तो उसे पॉली आइन कहेंगे। इस तरीके से तीसरे प्रकार का ये फर्स्ट एल्का पॉली इनाइन। एल्का पॉली इनाइन अर्थात एक द्विबंध प्लस पॉली इन आइन, तो यहां पर आएगा एक से अधिक, एक से अधिक द्विबंध और एक त्रिबंध। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो पॉली इन आइन, तो इसको बोल दिया हमने पॉली इनाइन। पॉली इनाइन का मतलब पॉली शब्द लग रहा है इन के, तो एक से अधिक तो द्विबंध हो गया और एक त्रिबंध हो गया, तो पॉली इनाइन। एल्का पॉली एल्कीन पॉली आइन। एल्कीन पॉली आइन, एल्कीन एक द्विबंध प्लस एक से अधिक त्रिबंध। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन पॉली आइन, एल्कीन का मतलब एक बार है एक द्विबंध हो गया, पॉली बहुत से त्रिबंध, एक से अधिक त्रिबंध उपस्थित है, एक द्विबंध है तो उसको एल्का पॉली आइन। और पांचवें प्रकार का यहां पर हो जाएगा एल्का पॉलीइन पॉली आइन, अर्थात एक से अधिक द्विबंध प्लस एक से अधिक त्रिबंध। पूरी श्रृंखला के अंतर्गत एक से अधिक द्विबंध हो गया, एक से अधिक त्रिबंध हो गया तो उसको एल्का पॉलीइन पॉली आइन। एल्का पॉलीइनाइन, पॉली शब्द इन से लग रहा है तो एक से अधिक द्विबंध, एक से एक त्रिबंध। पॉली आइन एक से अधिक त्रिबंध, पॉली एल्कीन एक से अधिक, जो पॉली इन बोलते हैं पॉली एल्कीन बोलते हैं तो एक से अधिक द्विबंध। और एक आ जाता है एल्का छठा, एल्का
एल्काइन आयन एक द्विबंध और एक त्रिबंध उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको एल्काइनाइन कहेंगे। तो इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन असंतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन हुए। हाइड्रोकार्बन असंतृप्त है जो पॉली के अंतर्गत ये 5-6 भाग आ गए। संतृप्त के अंतर्गत केवल एक आता है एल्केन। मोनो जो असंतृप्त है, असंतृप्त में 2 मोनो असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन, और पॉली असंतृप्त के अंदर जो हमने 5-6 भागों के बारे में भी यहाँ चर्चा की। तो इस तरीके से हमारा ये जो भाग था हाइड्रोकार्बन वाला वो पूर्ण हुआ। इसके बाद में दूसरा भाग आता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न है उन हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के अंतर्गत वे जब किसी हाइड्रोकार्बन किसी भी जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है इस हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा कर दिया जाए। तो हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हम किसी एक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा या अन्य परमाणु के समूह द्वारा कर दें तो जो बनने वाला जो भाग होगा उसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहेंगे। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की बात करें तो इसके अंदर 2 भाग होते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक, आपने अभी हाइड्रोकार्बन से जैसे हमारे पास ये है C2H6, अगर ये C2H6 है तो C2H6 से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा C2H5। ये जो भाग बचा है इसको हम हाइड्रोकार्बन मूलक कहते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या अधिक हाइड्रोजन का अगर हम प्रतिस्थापन कर दें, प्रतिस्थापन करने के बाद में बचा हुआ जो शेष भाग है उसको हाइड्रोकार्बन मूलक कहते हैं। बात बहुत जानकारी की आएगी अभी आगे क्योंकि हम धीरे धीरे अपने मूल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहां पर बात मुख्य हम जब किसी भी यौगिक के बारे में पढ़ें, चाहे अल्कोहल के बारे में पढ़ें, चाहे फिनोल के बारे में पढ़ें, ईथर के बारे में पढ़ें, किसी नाइट्रो एल्केन के बारे में, एमीन है, हाइड्रोकार्बन के अन्य कोई भी यौगिक, चाहे वो ड्रग्स से संबंधित हो, चाहे वो डाई से संबंधित हो, चाहे वो वाशिंग यौगिकों से संबंधित, कंपाउंड से संबंधित हो, सभी के अंतर्गत मूल बात जो आती है उसमें 2 प्रकार के हम गुण यहाँ पर पढ़ते हैं। उन 2 गुणों के अंतर्गत पहला गुण आता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड जो आती है वो केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण। अभी हमने जैसे अल्कोहल की हम बात करें तो अल्कोहल सामान्य रूप में आपको मिलेगा, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसकी मिलेगी, जैसे ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, सॉरी गंधहीन नहीं होता है, रंगहीन होता है, द्रव होता है, गंध इसके अंदर एक स्प्रिट जैसी गंध आती है, विशेष प्रकार की किसी भी एमीन है जैसे मछली जैसी गंध आती है, नाइट्रो यौगिक है जैसे कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। इसके अलावा जैसे ईथर है, ईथर के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की ही गंध होती है। फिनोल है उसके अंदर एक विशिष्ट फिनोलिक गंध होती है, लाइक बॉय साबुन जैसी गंध जो होती है। इस तरीके की जो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी उस कंपाउंड के अंदर, उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर किसी न किसी भाग का योगदान होती है और वो कोई जो भाग है वो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी है वो भाग यहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन मूलक ही होता है। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है उन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों के अंदर जो किसी भी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी जो भाग है वो हाइड्रोकार्बन मूलक है। और हाइड्रोकार्बन मूलक क्या हुआ, जब आप हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं तो प्रतिस्थापन करने के पश्चात जो शेष भाग बच जाता है उसे ही हाइड्रोकार्बन मूलक कहेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी है। दूसरा होता है कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह, परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह
जो विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जो कोई विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। और ये प्रक्रियात्मक समूह है जो हमारे लिए, क्योंकि हम सारी बातें जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उन बातों के अंदर जो अपनी शुरुआत होने जाएगी केमिस्ट्री की, तो उन केमिस्ट्री की सारी बातों का जो संबंध सीधा सीधा आता है वो इस क्रियात्मक समूह से ही आता है, क्योंकि इसी को जानने से बहुत सी बातें अपने सामने आ होगी। तो उनमें क्रियात्मक जो समूह है परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, कुछ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये क्रियात्मक समूह रासायनिक प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इस केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी होते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो अब सबसे पहली बात आती है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एमीन, नाइट्रो यौगिक, हेलो यौगिक, उन सब की चर्चा अभी हमने की थी। उन चर्चाओं के अंतर्गत अपने जो ये मूल बातें आती है वो क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह क्या क्या होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि नोमेनक्लेचर के अंदर जब आप किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, तो आईयूपीएसी नामकरण के अंतर्गत हमें इन तत्वों को एक विशिष्ट क्रम में सजाना, यानी कि नामकरण में अगर दो क्रियात्मक समूह है तो उन क्रियात्मक समूह में एक ही क्रियात्मक समूह की भूमिका निभाएगा, दूसरा वाला प्रतिस्थापी होगा। तो अब ये कैसे कहें अगर भाई ये प्रतिस्थापी है और ये क्रियात्मक समूह है, तो उसको हम इनकी वरीयता क्रम के अनुसार रखते हैं। अब वरीयता क्रम के अनुसार ही मैं यहाँ पर इन क्रियात्मक समूह के जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्रियात्मक समूह में अभी हमने बात की, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जो परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जो किसी यौगिक में विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म को दर्शाने के लिए उत्तरदायी होता है, विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह कहेंगे। जिसमें पहला आता है कार्बोक्सिलिक समूह। ये जो मुख्य रूप से है क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक जो समूह है इसका जो सामान्य सूत्र होता है और सामान्य सूत्र के बाद अनुलग्न के रूप में क्रियात्मक समूह में पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र COOH ये है। अनुलग्न इसका होगा ओइक अम्ल। दूसरा है सल्फोनिक, दूसरा जो क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के अंदर SO3H और इसको एल्किल सल्फोनिक एसिड कहेंगे। इसके बाद में तीसरा जो आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। ओइक एनहाइड्राइड, इसमें ओइक एनहाइड्राइड। चौथा आता है एस्टर। एस्टर के अंदर OH
पांचवा है हेलो अम्ल। हेलो फॉर्मिल। छठा है एमाइड। CONH2 समूह। एल्केन के साथ में एमाइड जोड़ देते हैं, वही एमाइड। सातवां है एल्डिहाइड। एल जोड़ देंगे। आठवां कीटोन। ऑन जोड़ देंगे। नौवां है साइनाइड। एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। 10वां है आइसोसाइनाइड। इसके बाद में 11वें की बात करें, एमीन। एमीन में भी 3 प्रकार की होगी, NH2, NH, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्ड। प्राइमरी के अंदर एमिनो, सेकेंडरी में इमिनो, टर्ड में नाइट्राइल, नाइट्रिलो। नाइट्रो NO2 लगाते हैं, नाइट्रो एल्केन। तेरे के अंतर्गत एल्कोहल, ये 3 से पहले ही आएगा OH, अनुलग्न के रूप में कोल। कीटोन के बाद में जो 8वां नंबर है, 8वें नंबर के बाद में एल्कोहल है 9वें नंबर पर। उसके बाद में 10वें नंबर पर थायो एल्कोहल, इसमें SH थायोल। फिर 12वें नंबर पर आपका साइनाइड, 13वें नंबर पर आइसोसाइनाइड, एमीन, नाइट्रो 15, और नाइट्रो के बाद में 16वें नंबर पर है एल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन जोड़ते हैं। सातवें नंबर पर एल्कीन, कार्बन द्विबंध 3। 18वें नंबर पर
एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आइन जोड़ेंगे, एक बीच में फिर एल्कोहल के बाद थायो एल्कोहल के बाद में ये 19वां नंबर आ गया। थायो एल्कोहल ये 9वां, ये 10वां। 11वें जो नंबर पर है ईथर। ईथर के अंदर दोनों तरफ एल्केन समूह, एल्केन के अंदर ईथर शब्द। तो ये 19वें नंबर का एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मुख्य बातें जो अभी अपने क्रियात्मक समूह से संबंधित हुई उसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा था